हेलो। साइट रेट थी, फीमेल हाइपरएक्टिव सेक्सुअल डिजायर के लिए थी पिलबानसेरिन। चल, उसके आगे का देखते हैं। सेक्सुअल रेस्पॉन्स जिसमें एन ऑर्गेज्मिया, यहाँ रिकरेंट डिले और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेज्म इन फीमेल, एंड ऑर्गेज्म का मतलब होता है हाईएस्ट और पीक स्टेज ऑफ सेक्सुअल साइकिल। अगर वहां हाईएस्ट प्लेजर की फीलिंग ना आए उसको हम क्या बोलेंगे? एन ऑर्गेज्मिया, यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग का नहीं आना एन ऑर्गेज्मिया कहलाता है। ये लिख लो। उसके बाद पैराफिलिया जाएंगे। कल टेस्ट होगा। पिछले में कहां तक आया था? डिप्रेशन, लिथियम के क्वेश्चन थे, है ना? एंटी डिप्रेशन बाकी है। ठीक है, एंटी डिप्रेशन से लेके कल तक का सेक्सुअल डिसऑर्डर से पहले तक का आएगा। ठीक है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन और प्लेजर का फील ना होना एन ऑर्गेज्मिया कहलाता है। बालिकाओं बातें ना करो, क्या हुआ है? अभी तो तुम बोल रहे थे लड़के बातें कर रहे, लड़कियां कर रही है अभी तो। हैं? हो गया। पैराफिलियास, पैराफिलियाज आर सेक्सुअल प्रेफरेंस डिसऑर्डर्स है, पर्टिकुलरली मेल के डिसऑर्डर्स है। नाम से दिख रहा है एग्जीबिशनिज्म। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। एग्जीबिशन का मतलब क्या है? प्रदर्शनी। यहाँ इंसान को पब्लिक में जेनेटेलिया एक्सपोज करके प्लेजर मिलता है, इसको एग्जीबिशनिज्म बोलते हैं। कि दूसरों को दिखा के खुशी लेना, सेक्सुअल अर्ज एंड फैंटेसीज दैट रिजल्ट इन एक्सपोजर ऑफ जेनेटेलिया टू स्ट्रेंजर्स टू ब्रिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और अराउजल। यहाँ इसका सिंपल सा मतलब है कि पब्लिक में जेनेटेलिया को एक्सपोज करना, पब्लिक में कपड़े खोल के खड़े हो जाना एग्जीबिशनिज्म कहलाता है। दूसरा आता है फेटिसिज्म। फेटिस्टिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। फेटिस्टिक ऑब्जेक्ट का मतलब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलरली अपोजिट जेंडर बिलोंगिंग्स। दूसरे जेंडर के कपड़े, शूज, सॉक्स, क्लेचर, कुछ भी हो सकता है। वो इंडिविजुअल चॉइस पे है कि उसको किससे खुशी मिल सकती है। स्टॉकिंग्स, क्लोथ्स, अंडरगारमेंट्स, इनसे प्लेजर फील करना क्या कहलाता है? फेटिसिज्म। यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑफ अपोजिट जेंडर, लाइक अंडरगारमेंट्स, स्टॉकिंग्स, शूज हो सकते हैं। दो पैराफिलियाज डिसऑर्डर दिख रहे हैं। एक है एग्जीबिशनिज्म। एग्जीबिशनिज्म का मतलब यही है कि पब्लिक में जेनिटल ऑर्गन को एक्सपोज करना। दूसरा है फेटिसिज्म। फेटिसिज्म का मतलब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और बिलोंगिंग, पर्सनल बिलोंगिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अपोजिट जेंडर। ये पर्टिकुलरली दोनों डिसऑर्डर मेल्स के हैं। हो गया। हम्म, सही हूँ। तुम गुटरगू ना करो, तुम्हारे डिसऑर्डर है, सीरियस हो जाओ थोड़ा। बेशरम हंस रहे हो। चांदनी रोज ही दिखती है भाई। कल अलग क्या था? कुछ अलग नहीं है। वो तो क्या है, हस्बैंड के रिचार्ज और वैलिडिटी बढ़ाने का फास्ट होता है ये। तो उनको ऐसा लगता है कि उनके फास्ट से ही जिंदा है। इसमें एक रील बनी हुई है ना कि तुम जिंदा कैसे हो, हैं? एक वाइफ आके हस्बैंड को बोलती तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारी उम्र बढ़ती कैसे जा रही है? क्या, क्यों? क्योंकि क्या मैं तो करवा चौथ का व्रत रख ही नहीं रही हूँ। तो भी तुम जिंदा कैसे हो, इसका मतलब कोई और रख रहा है। तो ये सिर्फ एक वहम है, मान्यता है। ठीक बात है। हो गए दोनों लिख के? चलो, ये वाला टॉपिक वैसे तुमको अच्छे से समझ में आएगा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट। पेडोफिलिया, नाम से दिख रहा है पेडोफिलिया, एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्ट विद चिल्ड्रंस एज बिलो 13 ईयर ऑफ एज। छोटे बच्चों के साथ गलत हरकत करने वाला इंसान पेडोफिलिक कहलाता है। फिर आता है प्रोटेरिज्म। प्रोटेरिज्म का मतलब होता है कि विदाउट कंसेंट, भीड़ भाड़ वाले एरिया में विदाउट कंसेंट टच करना, रब करना। बहुत ज्यादा भीड़ वाली बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो हो, मेला हो, लाइन लगी हो, वहां इंसान जो ऐसी हरकतें करता है उसको हम प्रोटोरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोरिज्म। पेडोफिलिया इज एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्ट विद चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 13 ईयर। वही प्रोटोरिज्म, विदाउट कंसेंट, टचिंग और रबिंग इन क्राउडेड प्लेस, भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिना परमिशन के टच करना, प्रोटोरिज्म कहलाता है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में आपदा को क्या मारा है?
आपदा को अवसर में कन्वर्ट करता हुआ प्रोटोइस्टिक। ये बीमारी है ना। दिल्ली मेट्रो जरूरी नहीं है, मेट्रो बॉम्बे की हो सकती है, कोलकाता की हो सकती है, जयपुर वाली तो खाली पड़ी है, चप्पलें पड़ेगी अगर ऐसे किया तो। जयपुर मेट्रो में भीड़ नहीं है, वहां जो मेट्रो में नहीं चढ़ा है वो छुट्टी के दिन लेके आता है फैमिली वैमिली को घुमाने के लिए कि पहली बार मेट्रो में चढ़ ले। है। हाँ। तो पीडोफिलिया एंड फ्रोटोरिज्म, पहला था एग्जिबिशनिज्म, प्रदर्शनी वाला है। दूसरा फेटिशिज्म, फेटिस्टिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तीसरा पीडोफिलिया है चिल्ड्रन के साथ एबनॉर्मल बिहेवियर। एंड फ्रोटोरिज्म, विदाउट कंसेंट भीड़ वाले एरिया में टच करना फ्रोटोरिज्म कहलाएगा। समझाया था ना, गुड़गुड़ नहीं करना है, आगे वाले नहीं कर रहे। हो गया? अरे हो गया। अरे राहुल बाबा, ठीक है मामला, हो गया। तो पीडोफिलिया का मतलब है 13 साल से कम बच्चों के साथ एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर करना। प्रोटोरिज्म, भीड़ वाले एरिया में विदाउट कंसेंट टच करना प्रोटोरिज्म कहलाएगा। वहीं सेक्सुअल वोयरिज्म, वोयरिज्म का मतलब होता है व्यू, यहाँ दूसरों को देख के प्लेजर का महसूस करना, दूसरों को देख के ही खुश हो जाने वाली फीलिंग है, ये वोयरिज्म कहलाता है। यहाँ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू ऑब्जर्विंग अदर इन डिसऑर्बिंग और एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर कोई इंसान सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है उसको छुप के देखना सेक्सुअल वोयरिज्म कहलाता है, सेक्सुअल वोयरिज्म कहलाता है। मेनली सीन इन मेल, वोयरिज्म फॉलोड बाय मस्टरबेशन, ये भी मेल का ही डिसऑर्डर है। सेक्सुअल वोयरिज्म इज एन एबनॉर्मल पैराफिलिया, जिसमें इंसान दूसरों को ऑब्जर्व करके ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन फील करता है और देखने के बाद फॉलोड बाय मैस्टरबेट करता है, ये वोयरिज्म कहलाएगा। ओए शत्रुमुख, कौन बोल रहा है लगातार? इधर आजा बेटा, इधर आजा। लोगोरिया हो रखा है, लोगोरिया बेटा। हम्म? दो तरह के डायरिया, एक पीछे से एक इधर से है। ये इधर वाला और खतरनाक है, इसका इलाज नहीं है। कंट्रोल कर बेटा। हो गया ये। फिर आता है सेक्सुअल सैडिज्म। सैडिज्म का मतलब क्या होता है? सैडिस्टिक का मतलब क्या बताया था तुमको? दूसरों को, दूसरों को चोट पहुंचाना। हाँ, दूसरों को तकलीफ देके जो खुद प्लेजर महसूस करता है वो सैडिस्टिक कहलाता है। तो सेक्सुअल सैडिज्म इज सेक्सुअल अराउजल बाय गिविंग फिजिकल इंजरी और पेन टू द सेक्सुअल पार्टनर। यहाँ उसको जब तक पार्टनर को इंजरी, पेन और तकलीफ ना दे तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सैडिस्ट का मतलब यही होता है कि दूसरों को तकलीफ देने वाला। मोस्ट ऑफन सेक्सुअल सैडिस्ट आर मेल। द मेथड यूज्ड आर रिस्ट्रेन बाय टाइंग, बीटिंग, बर्निंग, कटिंग। ये सारी हरकतों से तकलीफ दी जा सकती है, या तो बांध दिया है, बांध के पीट रहा है, जला रहा है, काट रहा है, ये वाली सिचुएशन सेक्सुअल सैडिज्म कहलाती है। मान जा भाई, जब बार बार बोल दिया गया है कि मान जा, इसका मतलब मान ही जाना है ना, वरना मानना पड़ेगा। फिर मत कहना सैडिस्टिक हो गए। सेक्सुअल सैडिज्म का मतलब सिंपली इतना है कि दूसरे को तकलीफ देके खुद प्लेजर फील करना सैडिज्म कहलाता है। और तकलीफ देने के तरीके हैं ये टाइंग, बीटिंग, बर्निंग, कटिंग। तो अभी तक के पैराफिलिया में तुमको याद रखना है एग्जिबिशनिज्म, जिसका मतलब है दूसरों को खुद के जेनिटल ऑर्गन दिखाना, पब्लिक को एग्जिबिट करके प्लेजर फील करना। फिडोफिलिया अंडर 13 ईयर ऑफ एज है। प्रोटोरिज्म विदाउट कंसेंट टचिंग है। फेटिशिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से प्लेजर लेना है। सैडिज्म का मतलब सिंपल सा है कि दूसरों को जो तकलीफ देके खुद प्लेजर फील करता है वो सैडिस्टिक कहलाता है। ये सैडिज्म वर्ड सिगमंड फ्रॉइड नहीं दिया है, क्योंकि साइकोसेक्सुअल थ्योरीज जिसमें आपने देखा था ओरल सैडिस्टिक फेज जिसमें कटिंग बटिंग है, तो वो वहीं से नाम आया हुआ है कि दूसरों को तकलीफ देके प्लेजर फील करना, तो सेक्सुअल सैडिज्म कहलाएगा। लिख पाए? हो गया भाई। क्वेश्चन आया है, एक बताओ जरा। A patient wife asked the nurse about fetishism. Which example could the nurse give as a part of explanations? Option A, being sexually aroused only by touching female shoes, standing on the street corner exposing genitalia, feeling sexually attracted to a 10-year-old child, achieving sexual pleasure from rubbing. क्या लग रहा है? देख रहे हो ये जूते? छी छी, है? कैसे कैसे लोग हैं भाई? है? ये फेटिशिज्म है, ये एग्जिबिशनिज्म है, ये क्या है? पेडोफिलिया है, ये क्या है? प्रोटोरिज्म है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आसानी से 2 नंबर कमा सकते हो तुम। सेक्सुअल मसोकिज्म क्या है? सैडिज्म का अपोजिट है। यहाँ सेक्सुअल अराउजल और ग्रेटिफिकेशन बाय पेन, इंजरी, सफरिंग ऑन वन सेल्फ बाय अदर। जब तक खुद को तकलीफ ना हो तब तक प्लेजर और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ मोस्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल मसोकिस्ट आर फीमेल। सेक्सुअल सैडिज्म एंड मसोकिज्म आर ऑफन सीन इन सेम इंडिविजुअल इज नोन एज सैडोमसोकिज्म। अगर ये दोनों सैडिज्म और मसोकिज्म एक ही इंसान में है
तब इसको हम सैडो मसोकिज्म कहते हैं। सैडिज्म का मतलब सिंपली दूसरों को तकलीफ देना है, और मसोकिज्म का मतलब है सेल्फ इंजरी के कारण, सेल्फ इंजरी में प्लेजर का फील करना, सेक्सुअल मसोकिज्म और मसोकिस्ट कहलाता है। घटका कर बेटा, घटका कर, घटका और कर। रिश्वत दे रहा है पर अल्लाह नहीं करेगा। हाँ, एक बात है भाई, ला, ला मेलोडी ला। ठीक है, थैंक यू। इसको रिश्वत नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा वापस आएगी तुम्हारे पास ही, देख रहे हो डायलॉग है तुम्हारे पे भाई, अभी पूछूंगा ये लिखने के बाद। अरे बेटा ठीक हो? कल क्या पढ़ाया था? स्लीप डिसऑर्डर पढ़ाया था ना, लास्ट का पार्ट। कौन बताएगा? तुम। चॉकलेट मिलेगी, देख ले, 3 है। ठीक है, चैलेंज भी दिया लड़कों ने कि चॉकलेट हमारे पास ही आएगी। तो पेवर्स नक्चरनस क्या है बेटा? कोई नहीं बोलेगा बेटा। पेवर्स नक्चरनस क्या था? है बेटा? है? हाँ, जिसमें क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसी के साथ आप जीते हुए एक टॉपिक। होशियार बच्ची। आप बताओ। इन द प्रोसेस द सेक्सुअल पार्टनर आर अराउज्ड एंड ग्रेटिफाइड बाय whipping और बीइंग whipped। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फेलाटियो, फ्लैजिलेशन, सैडिज्म और मसोकिज्म। सोच के बताओ। मसोकिस्ट क्या था? मसोकिज्म कौन था? खुद को सेल्फ पेन और इंजरी से सेटिस्फेक्शन मिलना मसोकिस्ट कहलाता। सैडिज्म कौन है? दूसरों को तकलीफ देना है। फ्लैजिलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच, जिसमें कोड़े मारे जाना। फ्लैजिलेशन इज कोड़े बरसाना है वो प्रोसेस। ये एक प्रोसेस, ये दोनों में कॉमनली देखने को मिल सकता है। तकलीफ देने का एक प्रोसेस है, उसको हम फ्लैजिलेशन बोल सकते हैं। और फ्लैजिलेशन का मतलब होता है कोड़े बरसाना, जैसे मुस्लिम्स में मुहर्रम मुहर्रम पे होता है, वो वाला भी, वो भी प्रोसेस भी फ्लैजिलेशन कहलाता है। वही फेलाटियो, हाँ, ओरल स्टिमुलेशन ऑफ जेनिटल ऑर्गन। सिंपल वर्ड में बोले तो ओरल सेक्स। लिख लो क्वेश्चन वाली लाइन कि फ्लैजिलेशन इज द प्रोसेस, द सेक्सुअल पार्टनर आर अराउज्ड एंड ग्रेटिफाइड बाय whipping और बीइंग whipped। वहीं फेलाइटो इज एन ओरल सेक्स। सैडिस्टिक और मसोकिज्म आपको पता है। हो गया? अरे हो गया, नहीं हुआ? गुनगुनाओ नहीं। कोई गिरा के कूदा? हो गया। इसके अलावा जूफिलिया, जूफिलिया जानवर, इंसान जानवर बन गया है। ऑल्सो नोन एज बिस्टिलिटी, ये याद रखना है, ये आया हुआ है। जूफिलिया इज ऑल्सो नोन एज बिस्टिलिटी। जूफिलिया वर्ड से तो हर कोई आंसर दे सकता है, बिस्टिलिटी याद रखना जरूरी है। ट्रांसवेस्टिज्म, ट्रांसवेस्टिज्म का मतलब है सिंपली अपोजिट जेंडर के कपड़े पहनना, और वो भी कपड़े पहन के सेक्सुअल प्लेजर फील करना है, सेक्सुअल प्लेजर फील करना है। तो सेक्सुअल अराउजल और डिजायर थ्रू वियरिंग क्लोथ्स ऑफ अपोजिट जेंडर। लड़का है जो साड़ी पहन के फीलिंग ले रहा है, ये ट्रांसवेस्टिज्म कहलाएगा। ट्रांससेक्सुअलिज्म क्या था? ट्रांससेक्सुअलिज्म का मतलब ये था कि कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट विद ओन जेनिटल ऑर्गन, और उसको लगता है कि जेंडर ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। वो गलती से लड़का या लड़की बन गया है, उसको अपोजिट जेंडर का होना था। तो बिस्टिलिटी याद रखना है कि abnormal sexual pleasure with animal बिस्टिलिटी कहलाएगा। वहीं ट्रांससेक्सुअलिज्म wearing clothes of opposite gender and feeling sexually gratification or pleasure। यहाँ से जाके हॉस्टल पढ़ते हो कि नहीं रे? पढ़ना है बेटा, टीपने से कुछ नहीं होगा। रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जो नोट्स लिख रहे हो उसको एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक खोपड़ी में बात घुसेगी नहीं। तो 3 से 4 बार पढ़ना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन सोल्व करो। तो हर ट्यूसडे आपका टेस्ट होता है, उसमें क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं होते, क्वेश्चन अच्छे वाले हैं, उससे प्रैक्टिस होती है। कुछ लोग टेस्ट देने के नाम पे आते नहीं है, क्या आज तो टेस्ट है घर सोंगी। ऐसा नहीं करना है, आना है टेस्ट देने। खर्चा लग जाता है हमारा तो फोटोकॉपी का, फिर भी आते नहीं हो रहे। आने लगे क्या सारे? नहीं आते, कई लोग नहीं आते। टेस्ट का क्या ही देना, मुझे आता है पर आता नहीं है। जब टेस्ट देते हैं तो 50% ही आता है। ऐसे है कारीगर, कौन है वो है? नहीं आता भाई।
कल आऊंगा मैं देखना तुम कल हो कि नहीं हो, अभी से बता दो अगर कल नहीं आओगे तो। आओगे? ठीक है। हो गया था। हाँ, कुछ अजीब अजीब तरह के डिसऑर्डर है। देखो, यूरोफिलिया, यूरेंगिया बोलते हैं, गोल्डन शावर बोलते हैं, अनडाइनिज्म बोलते हैं। शौक कैसे कितनी बड़ी चीज है इससे पता चलता है कि सेक्सुअल प्लेजर बाय यूरिन इन्वॉल्विंग यूरिनेटिंग ऑन अदर और अपॉन ड्रिंकिंग एंड स्मेलिंग यूरिन ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, नेक्स्ट लेवल का है। फिर आता है, देखो भाई साहब, इससे अच्छी चीज नहीं मिली, कोप्रोफिलिया और स्टेट, सेक्सुअल अराउजल बाय स्मेलिंग, टेस्टिंग और साइट फ्रॉम फीसेज। देख रहे हो, ये भाई साहब एनिमा लगा के खुश हो रहे, क्लिज्माफिलिया। ये क्या है? क्लिज्माफिलिया, सेक्सुअल प्लेजर विद एनिमा, यूजिंग एनिमा। इसके अलावा डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्ट करना नेक्रोफिलिया कहलाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। तो सेक्सुअल एक्ट विद कॉर्पसेज और डेड ह्यूमन बॉडीज, डेड ह्यूमन बॉडीज। क्या हाल है भाई ऑनलाइन वाले बच्चे लोग? बड़े शांत शांत से हो गए हो। हम्म। आशीष जांगरा, मिस्टर खान, लकी बिश्नोई, क्या हालात है भाई? तो यूरोफिलिया, सुसु खुद के ऊपर करवा के, दूसरे पे करके, पी के, खुशबू सूंघ के प्लेजर फील कर रहा है। वही जो कॉप्रोफिलिया है, वो भाई साहब फीसेज और स्टूल की स्मेल दे के और खुश हो रहा है। ये एनिमा लगा के खुश हो रहा है। और ये डेड बॉडी के साथ, इंसान जिंदा है पर मुर्दे जैसा ही है, तो डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्ट करना नेक्रोफिलिया कहलाता है। आंधी, ये ठंड लाने वाली बारिश आई है। अब ठंड किसका था? तुम्हारा फोन था, किसका था? हाँ, क्लास टाइम पे कॉल कर रही है मैम। अरे बेटा, जो चालाकी तू अब कर रही है, तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तू रोएगी फिर। चार याद रह जाएंगे। हैं? जेनिमा का यूजिंग वाला है, नेक्रोपिया डेड बॉडीज के साथ। हो गया लिखे? डिस्पेरेनिया क्या है? डिस्पेरोनिया क्या होगा कि रिकरेंट एंड persistent genital pain in either male और फीमेल। persistent जेनिटल ऑर्गन में पेन का रहना डिस्पेरोनिया कहलाता है, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो। वही जो वेजाइनिस्मस है, ये इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस है वेजाइना का। ये इसके कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स और पेनफुल बन जाता है और वेजाइनल पेनिट्रेशन और डिफिकल्ट हो जाता है। तो दो तरह के यहाँ पेन वाले डिसऑर्डर है, एक डिस्पेरोनिया है, एक वेजाइनिस्मस है। डिस्पेरोनिया जेनिटल पेन आइदर इन मेल और फीमेल, while vaginismus is involuntary contractions or constrictions of outer third part of vagina which leads to difficult penetrations. ये खट्टा कौन खा रहा है? खट्टी चॉकलेट पूरी इमली। पेन आइदर इन मेल और फीमेल, while dyspareunia is genital pain either in male or female, while vaginismus is contraction or constrictions of outer third part of vagina which leads to difficult penetration. हो गया? नहीं हुआ, नहीं, इधर लिख रहा है। बेटा अगली बार ऐसे हाथ में दिखा, हाथ ऊपर करवाऊंगा मैं, यूं बैठा देंगे यूं। हो गया भाई? निम्फोमेनिया, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल निम्फोमेनिया कहलाता है। वहीं अटायरेसिस एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेल है, अटायरेसिस इज एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेल। निकलिया दोनों? निम्फोमेनिया एक्सेसिव डिजायर सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल, while atairesis is excessive sexual desire in male। तो पैराफिलिया में एग्जीबिशन याद है तुमको? एग्जीबिशन का मतलब है दूसरों को शो ऑफ करना, जेनिटल ऑर्गन को शो ऑफ करना। फेटिशिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, प्रोटोरिज्म विदाउट कंसेंट टच करना है। इसके अलावा वॉयरिज्म व्यू करना है, ऑब्जर्व करना है दूसरों को। पेडोफिलिया 13 ईयर से कम एज वाले के साथ है। जूफिलिया को हम बिस्टिलिटी बोलते हैं, एनिमल्स के साथ है। क्लिज्माफिलिया क्या था? क्लिज्माफिलिया एनिमा क्या था? एनिमा।
हो गया था। मैनेजमेंट के लिए भाई साहब फिजिकल और साइकेट्रिक कॉज को ट्रीट करना है, साइको एनालिसिस करना है, हिप्नोसिस करना है। अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा क्या है भाई साहब जिसकी वजह से ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, उसको बाहर निकलवाना है। बिहेवियर थेरेपी देंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक देंगे, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक्स है। मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक्स क्या है भाई? ये डुअल सेक्स थेरेपी इन व्हिच बोथ पार्टनर आर इंक्लूडेड एंड एडवाइस टू इंप्रूव सेक्सुअल बिहेवियर एंड हैबिट्स। ये स्पेशली हाइपरएक्टिव सेक्सुअल डिजायर इन बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है, जिसको हम मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक बोलते हैं। यहाँ दोनों पार्टनर्स को इन्वॉल्व करके काउंसलिंग है, उनको बेटर सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट और बेंजोडाइजेपिन यूजफुल है। साइको एनालिसिस का मतलब क्या होता है? साइकी एनालिसिस यानी कि माइंड का एनालिसिस करना, और माइंड का एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है अनकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है। तो अनकॉन्शियस माइंड में जो छुपा है उसको बाहर लाने का मेथड है हिप्नोसिस। मेथड क्या है? हिप्नोसिस। कौन होशियार बच्चा होगा जो बता देगा कि हिप्नोसिस किसने दिया है, हिप्नोसिस थेरेपी किसने दी है? हाँ सही आवाज आ रही है। हाँ, जेम्स ब्रेड किसने दी है? जेम्स ब्रेड। ये क्या है? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन विच पर्सन बिकेम हाईली सजेस्टिबल। पर्सन बिकेम हाईली सजेस्टिबल है। यहाँ इंसान को आर्टिफिशियली अवेयरनेस को डिक्रीज लाना है, स्लीपिंग स्टेट में लाना है, जिसके बाद हम जैसा उससे पूछेंगे वो वैसा वैसा बताएगा। इसी को सजेस्टिबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे अपन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है भाई? किसी को आइडिया कुछ? पर्सनैलिटी, तो क्या पर्सनैलिटी है इसका मतलब? अल्लाह यूं देख के यूं डोले वाला पर्सनैलिटी नहीं होता। सिर्फ पर्सनैलिटी का मतलब ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हर इंसान को एक से दूसरे से अलग बनाता है। क्योंकि हर इंसान, तुम सारे किसी ना किसी चीज में हर किसी से अलग अलग हो, तो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है, उसी को पर्सनैलिटी बोलते हैं। जिसमें आप वे ऑफ टॉकिंग से लेके वॉकिंग ड्रेसिंग से लेके अंडरस्टैंडिंग से लेके इंटेलिजेंस से लेके बिहेवियर लेके सब कुछ आएगा। ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कहलाता है। हो गया लिखे? बताओ भाई। हम्म, एक तुम पहले आंसर मत दिया करो। ठीक ही है। रविंग अगेंस्ट और टचिंग नॉन कंसेंटिंग यानी कि विदाउट परमिशन टच करना क्या कहलाता है? प्रोटोरिज्म कहलाता है। फेटिसिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये प्रदर्शन नहीं लगा रहा है, ये देख रहा है। पर्सनैलिटी लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये प्रदर्शन नहीं लगा रहा है, ये देख रहा है। पर्सनैलिटी ग्रीक और लैटिन वर्ड दोनों में पर्सोना वर्ड है, जिसका मतलब होता है मास्क, इससे मिलकर बना हुआ है। इसमें है क्या कि फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ ऑल फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, ऑल फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। पर्सनैलिटी हर इंसान की अलग अलग होती है, और वो अलग किस वजह से है? अलग इसी वजह से है कि उसके फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं। फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक सबके अलग होंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में तुम सब सेम थोड़ी हो, सब अलग हो। तुम्हारी सोच सबकी सेम नहीं है, तुम्हारी बहुत सारी हैबिट्स सबकी सेम नहीं होती। तो इंसान इसलिए वो एक दूसरे से अलग होता है पर्सनैलिटी के कारण। और वो पर्सनैलिटी किस लिए है? कि इंसान की एक्टिविटी मेंटल प्लस फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग है। ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पर्सनैलिटी कहेंगे। कोई इंसान अकेला रहना पसंद करता है, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। उसको ज्यादा दोस्त नहीं होते, उसको ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता, और वो अकेले ही खुश रहते हैं। जैसे वो बालिका अकेली बैठी हुई उधर, वो उधर बैठा हुआ भाई एक, वो उधर बैठे हुए एक और, ऐसे लोग वो अपने में ही मस्त रहना चाहते हैं, वो इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट सोशल इन नेचर, मोर टॉकेटिव, वो सारे शत्रुमुख हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जिनको बातें करना ज्यादा पसंद है, ज्यादा बातूनी नहीं होते हैं, ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ लोगों को तारीफें सुनना अच्छी लगती है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि लोग बस उनकी तारीफ करते रहे, और उनको जब वो तारीफें सुनते हैं तो उनके कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती है। तो उन लोगों को बोलते हैं, कौन सी पर्सनैलिटी है वो? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। जो दूसरों को बहुत कम मानते हैं, खुद को हमेशा सुपीरियर मानेंगे, और हमेशा दूसरों से उम्मीद करेंगे कि वो हमारी तारीफ करें, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं। कई लोग हमेशा सेंटर ऑफ पॉइंट अट्रैक्शन का बना रहना चाहते हैं, कि आपका ध्यान किधर है, मैं इधर है, इधर देखो सब है? वो हिस्टेरियोनिक पर्सनैलिटी है। अटेंशन सीकिंग जो भी पर्सनैलिटी है वो, कि सब के सब इधर देखो भाई, उधर काहे देख रहे हो। हम्म? तो ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी कहलाएगा। ये याद रह जाएगा। चल लिख लिया था बेटा? बाकी रह गया? हो गया?
पर्सनालिटी ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है और भी आएगा आगे। पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम ओशियन से याद रख सकते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स पहले सिर्फ सुनो, उसके बाद लिखना टाइम दिया जाएगा। पहला आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। पहला क्या है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस। नाम से दिख रहा है कि हर इंडिविजुअल चाहता है वो कुछ नया सीखे, कुछ न्यू एक्सपीरियंस ले। हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में चाहता है, डेली चाहता है कुछ नया सीखे, न्यू एक्सपीरियंस ले, इसको हम ओपननेस टू एक्सपीरियंस बोलते हैं। दूसरा आता है कंसाइटियसनेस। दूसरा क्या है? कंसाइटियसनेस, जिसका मतलब क्या है कि हर इंसान अपनी लाइफ में ड्यूटीफुल रहना चाहता है, डिसिप्लिन वे में रहना चाहता है। हर इंसान चाहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहे, जिम्मेदार बने, उसको जो ड्यूटीज दी गई है उसको अच्छे से निभाए। तो ये वाली ट्रेट्स क्या है? कंसाइटियसनेस की ट्रेट्स है। अगर ये ट्रेट्स होंगे तो इंसान हमेशा एक सिस्टम से चलेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा, डिसिप्लिन रहेगा, उसको जो काम दिया जाएगा वो काम बहुत अच्छे से करेगा। तो ये ट्रेट्स कंसाइटियसनेस कहलाता है। तीसरा आता है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब होता है आउटगोइंग इन नेचर। तो आउटगोइंग इन नेचर का मतलब ये इंसान लोगों से घुलेगा मिलेगा, सोशल होगा। अगर पर्सनालिटी में ये एक्स्ट्रावर्जन ज्यादा होगा किसी के, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? सोशल ज्यादा होगी, ज्यादा बातों नहीं होगा, ग्रुप एक्टिविटी ज्यादा करेगा, अकेला रहना पसंद नहीं आएगा। ये एक्स्ट्रावर्जन आता है। फिर आता है एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस का ट्रेट्स क्या कहता है कि ट्रस्टफुल एंड हेल्पफुल इन नेचर। अगर कोई इंसान में ट्रेट्स एग्रीबलनेस वाले हैं तो वो ट्रस्टफुल रहता है और हमेशा दूसरों की हेल्प करने को रेडी रहता है। तो ट्रस्टफुल एंड हेल्पफुल नेचर वाले को हम एग्रीबलनेस कहेंगे ट्रेट्स को। फिर आता है न्यूरोटिसिज्म ट्रेट्स। न्यूरोटिसिज्म ट्रेट्स वाला क्या है भाई साहब? एंशियस रहने वाला है, टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट इमोशन, डिग्री ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एंड हैविंग एंजाइटी। ये ट्रेट्स पढ़ा था तुमने? किसमें पढ़ा था? किसमें था ये? तो ये वाला ट्रेट्स वाले इंसान हमेशा मूड और इमोशंस इसके रेगुलेट नहीं होते। ये ट्रेट्स अगर सही नहीं होगा तो उनके मूड स्विंग होंगे, हमेशा एंजाइटी बनी रहेगी। तो न्यूरोटिसिज्म ट्रेट्स है जो इंसान की एबिलिटी को शो करता है कि वो अनप्लेजेंट इमोशन को कैसे हैंडल करता है और मूड में स्टेबिलिटी कितनी है। जैसे कोई तकलीफ देने वाली चीज हो गई, एग्जाम में फेल हो गई, नोट से रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुए, तो उस सिचुएशन को कोई कितने स्ट्रांगली हैंडल करता है। कई लड़कियां 2 घंटे हुई, कोई 4 घंटे रोई, कोई लड़का गया ढोला मारू दारू पी के आया है, कईयों ने फोन स्विच ऑफ किए, 2 दिन तक सोशल मीडिया बंद किया, कईयों ने सैड स्टेटस लगाए। है? ये क्या शो करता है कि इंडिविजुअल एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज शो करती है कि ऐसी जब अनडिजायरेबल और अनप्लेजेंट इमोशन और कंडीशन आती है तो उसमें समय आपके इमोशन और मूड कैसे हैंडल होते हैं वो न्यूरोटिसिज्म पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? न्यूरोटिसिज्म पे। अब लिख लो। तो ये 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको याद रखने हैं हमेशा। ओशियन से याद रख सकते हो। ओ स्टैंड फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जिसका मतलब होता है हर इंसान जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहता है, नया एक्सपीरियंस लेना चाहता है। अगर वो हमेशा ओपननेस टू एक्सपीरियंस रहेगा तो इजीली बहुत ज्यादा सीख सकता है, अच्छे से लर्न कर सकता है। दूसरा जो कंसाइटियसनेस है, कंसाइटियसनेस का मतलब है हर इंसान की लाइफ वो एक सिस्टम से चलाना चाहता है, ऑर्गेनाइज रहना चाहता है, डिसिप्लिन में रहना चाहता है, ब्यूटीफुल होता है। तो अगर किसी में कंसाइटियसनेस पर्सनालिटी ट्रेट्स है तो सिस्टमेटिक रहेगा लाइफ में, ब्यूटीफुल रहेगा और डिसिप्लिन में रहेगा। अगर इस ट्रेट्स की कमी है तो वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज अच्छे से नहीं करेगा। एक्स्ट्रावर्जन वाला जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, यहाँ इंसान का ये ट्रेट्स इंसान के सोशल, टॉकेटिवनेस और फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है और ग्रुप में कैसे काम करता है ये डिपेंड करेगा इस पे। एग्रीबलनेस वाला ट्रस्टफुल एंड हेल्पफुल नेचर वाला ट्रेट्स है। और लास्ट में जो न्यूरोटिसिज्म वाला है कि अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट और सिचुएशन में इंसान के मूड और इमोशन कैसे होते हैं और मूड और इमोशन की स्टेबिलिटी क्या है। मक्खी। पर्सनैलिटी न्यू एक्सपीरियंस की डिजायर कितनी है, इच्छा ओशियन से याद रखना है। ओ स्टैंड फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जिसका मतलब है कि इंसान की न्यू लर्निंग और न्यू एक्सपीरियंस की डिजायर कितनी है, इच्छाएं कितनी है। अगर ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाला ट्रेट्स होगा तो इंसान हर चीज न्यू लर्निंग इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। अदरवाइज बिना इंटरेस्ट के, बिना मन के यूं ही बैठा रहेगा, जैसे कुछ क्लास में बैठे हुए हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, पढ़ा के दिखा, अच्छा अब पढ़ा देगा मुझे। तीसरा एक्स्ट्रा वर्जन है जो सोशल और टॉकेटिवनेस और फ्रेंडली नेचर का इंडिकेट करता है। एग्रीबलनेस है नेक्स्ट, जिसका मतलब है ट्रस्टफुल और हेल्पफुल होना। और जो न्यूरोटिसिज्म है वो इंसान की एबिलिटी है कि अनडिजायरेबल सिचुएशन में उसके मूड और इमोशंस कैसे होते हैं और कैसे वो मूड और इमोशंस को हैंडल करता है। हाँ अंदर ये बड़ी पिंक। और चोरी ऐसा कौन चोर है रे बे? हाँ कोई लड़की क्वालिटी वाला। अरे चोरी करने क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया कहलाएगा। अब बस बेटा बोतल का ज्यादा चर्चा मत कर, कोई नहीं, नहीं खरीद लेगी। बोतल ही थी बोतल भाई, हमने आज तक नहीं खरीदी 300 बोतल। नॉर्मल क्लासिफिकेशन देखते हैं पर्सनैलिटी का, सुनो पहले ध्यान से। हिपोक्रेट्स ने दिया है कि फिजिक और टेम्परमेंट के बेस पे, फिजिक और टेम्परमेंट के बेसिस पे हिपोक्रेट्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया है पर्सनैलिटी का वो क्या है? फ्लेगमेटिक टाइप वाला क्या कहलाएगा, कैसा होगा? तो ये इंसान स्लो एंड स्लजिश है, ढीला ढाला। स्लो एंड स्लजिश का मतलब क्या है? ढीला ढाला। तो फ्लेगमेटिक टाइप वाला इंसान स्लो एंड स्लजिश होगा। वही दूसरा जो सैंग्विन टाइप वाला इंसान होगा वो कैसा है? कॉन्फिडेंट इन नेचर और चीयरफुल इन नेचर है, एकदम खुश मिजाज, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाला क्या कहलाता है? सैंग्विन पर्सनैलिटी कहलाती है। कैलरिक पर्सनैलिटी क्या है कि दोज पर्सन विद हॉट टेम्पर, इजीली एक्साइटेड एंड फिजिकली स्ट्रांग। फिजिकली स्ट्रांग भी है और गुस्सा वाला है। क्या है? गुस्से वाला है, कोई उंगली करे तो जल्दी चिढ़ जाता है। तो ये कैसा है? कैलरिक वाला है। हॉट टेम्पर है, इजीली एक्साइटेड हो सकता है और फिजिकली स्ट्रांग भी है, तो उंगली करने का नहीं, उंगली को तोड़ देगा उंगली है। इसके अलावा मेलनकोलिक दुखी आत्मा है। मेलनकोलिक वाला दुखी आत्मा दुखी ही रहेगा हमेशा। ये क्या पर्सनालिटी है कि दिस टाइप ऑफ दोज पर्सन विद डिप्रेस्ड मूड एंड सैड इन नेचर, कि नहीं खुशी का माहौल हो वो दुखी ही रहेंगे, चाहे कैसा भी हो जाए माहौल। इसमें बच्चे देखता हूं मैं, कई बच्चे मेलनकोलिक टाइप वाले हैं। भाई साहब यहाँ 20-25 लोग डीजे बजा के नाच रहे हैं उसके बावजूद वो कैसे बैठा हुआ है?
अरे तो तुम भी हंस सकते हो, गाने की आवाज, म्यूजिक बहुत बड़ी हीलिंग थेरेपी कहलाती है और मूड एलिवेटर्स है। पसंदीदा म्यूजिक क्या है? मूड एलिवेटर्स का काम करता है, इंसान के माइंड को रिलैक्स करता है, टेंशन एंजाइटी वरी स्ट्रेस सबको मैनेज करने का काम करता है। तो जो उस म्यूजिक पे एंजॉय नहीं कर पा रहा है इतने लाउड म्यूजिक को भी, मामला गड़बड़ है, वो मामला गड़बड़ है भाई। तो ये चारों टाइप याद रखना है, हिपोक्रेट्स भैया ने दिए है। तो हिपोक्रेट्स ने, उसकी फिजिक कैसी है और उसका टेम्परामेंट कैसा है? टेम्परामेंट क्या होता है? है टेम्पर हाँ, टेम्परामेंट को हम बोल सकते हैं कि उसमें एनर्जी लेवल प्लस एग्रेसिवनेस कितना है, एनर्जी लेवल प्लस एग्रेसिवनेस कितना है। तो फेल्कमेटिक वाला बहुत स्लो और स्लेजिश टाइप रहेगा, ढीला ढाला आलसी। सैंग्विन वाला कैसे है भाई साहब? कॉन्फिडेंट है, चीयरफुल इन नेचर है, खुश मिजाज आदमी है ये। कैलरिक वाला हॉट टेम्पर है, इजीली गुस्सा कर सकता है। वहीं जो मेलनकोलिक वाला है वो दुखी आत्मा है। क्वेश्चन बताया हुआ था, मेनिया एंड मेलनकोलिया वर्ड किसने दिया था? मेनिया एंड मेलनकोलिया वर्ड किसने दिया था? हिपोक्रेट्स ने। तो यहाँ भी हिपोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन है मेलनकोलिक, किसका है? हिपोक्रेट्स ने दिया है मेलनकोलिक। तो इसी ने डिस्क्राइब किया है कि मेलनकोलिक वो पर्सनालिटी है जो हमेशा दुखी रहता है, सैड इन नेचर। सैंग्विन वाला कॉन्फिडेंट और चीयरफुल इन नेचर है। कैलरिक वाला स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी बिल्ड विद इजीली एक्साइटेबल और एग्रेसिव बिहेवियर वाला है, कॉन्फिडेंट और चीयरफुल इन नेचर है। मैग्नेटिक सैंग्विन कैलरिक और मेलनकोलिक। मैग्नेटिक वाला स्लो एंड स्लेजिश है। सैंग्विन वाला कॉन्फिडेंट और चीयरफुल इन नेचर है। कैलरिक वाला स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी बिल्ड विद इजीली एक्साइटेबल और एग्रेसिव बिहेवियर वाला है। और मेलनकोलिक उदास, पंकज उदास, दुखी। हो गया? तुम कौन से और इनमें से? एक्सप्रेशन वाले भी है। मैंने कुछ ना हो पाएगा। ये तो पक्का है। हम्म दिया है। क्रस्टमर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, हाँ, अब हंसी देगा। चलो, कस्टमर ने क्या दिया है? कस्टमर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, इसने भी फिजिकल स्ट्रक्चर और बॉडी को देके ही क्लासिफिकेशन दिया है। इसने बोला एस्थेनिक टाइप, एस्थेनिक वाला दुबला पतला लंबा, टॉल एंड थिन। ये दुबला पतला सीकड़ी जैसा लंबा वाला आदमी है, ये एस्थेनिक टाइप वाली पर्सनैलिटी है। दूसरी पर्सनैलिटी एथलेटिक टाइप वाली है, तो एथलीट कैसे होते हैं? स्पोर्ट्स वाले। तो ये मस्कुलर बॉडी बिल्ड है, स्ट्रॉन्ग बोन एंड पावरफुल फिजिकल डिजायर एंड ब्रॉड चेस्ट वाले बॉडी बिल्डर, यूं वाले हैं ये, एथलेटिक है। पिकनिक गोलू मोलू है, पिकनिक गोलू मोलू है, शॉर्ट एंड फैटी, आउटगोइंग इन नेचर एंड पॉपुलर इन अदर पर्सन। गोलू मोलू घुलने मिलने वाले मिलनसार। इसके अलावा जो डिस्क प्लास्टिक है वो मिक्स टाइप वाले हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक मिक्स हो गए हैं तीनों के, वो डिस्क प्लास्टिक कहलाते हैं। तो एस्थेनिक वाले दुबले पतले हैं, एथलेटिक वाले मस्कुलर बॉडी बिल्डर है, वहीं पिकनिक वाले गोलू मोलू है, शॉर्ट एंड राउंड एंड फैट है, और डिस्प्लास्टिक मिक्स वाले हैं। लड़कियां बीच बीच में कान में बातें क्या कहती हो रहे? ऐसा मत करो, बताया था ना तुमको कि किसी के सामने तुम ऐसे घुसर घुसर ना करो, नहीं तो सामने वाले को लगता है कि उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? हे पागल। डिलीजन ऑफ रेफरेंस, तो पेशेंट को लगता है लोग बातें कर रहे हैं, बट पेशेंट को अगर डाउट हो रहा है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है, वो डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन है। पेशेंट अगर डाउट कर रहा है कि लोग उसके बारे में बात करके साजिश रच रहे हैं, घुसर घुसर कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं कि बाहर देखेंगे अभी इसको। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हो सकते हैं कि वो रेफरेंस खुद से रिलेटेड मान के और फिर साजिश वाला एंगल आ सकता है। तो ऐसी बातें नहीं करनी है कि मेरे बारे में ही कर रहे हैं, सिंपली अगर इतना लग रहा है तो वो रेफरेंस है। मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, कान में कहा है कि इसका कुछ करेंगे, देखेंगे इसको, वो क्या है? वो प्रोसिक्यूशन है। वो क्या होगा? प्रोसिक्यूशन है। किसी भी फॉर्म में नुकसान पहुंचाने की साजिश रचना प्रोसिक्यूशन कहलाएगा। और सिंपली इतना बिलीव है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रेफरेंस कहेंगे। अरे भाई गुब्बारे फूट रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्या डिस्प्लास्टिक हो गया? मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक है डिस्प्लास्टिक। तो चारों टाइप याद रखने हैं, एस्थेनिक दुबला पतला, टॉल एंड थिन, वही एथलेटिक मस्कुलर बॉडी बिल्ड वाला है, टेक्निक गोलू मोलू है, और जो डिस्प्लास्टिक है वो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक का है। कैसा है? मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का है। तुम कौन से हो? मिक्स्ड एथलेटिक? पूरे गोलू मोलू हो रही है और बोल एथलेटिक हूँ। एथलेटिक नहीं है भाई, ये पिकनिक है, पिकनिक। सिजोफ्रेनिया के केस किस वाले को था? किसको था? एस्थेनिक को था। किसको था? एस्थेनिक वाले को था। पिकनिक वाला मूड डिसऑर्डर हो सकता है, पिकनिक वाले को क्या हो सकता है? मूड डिसऑर्डर्स। यहाँ उसको जब तक पार्टनर को इंजरी पेन और तकलीफ ना दे तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती।
वेलमेटिक वाला स्लो एंड स्लेजिश है कभी कभी। हाँ मोलू है, लेकिन राउंड एंड फैट है। और डिस्प्लास्टिक मिक्स वाले हैं। लड़कियां बीच में करो, नहीं तो सामने वाले को लगता है कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं। बट पेशेंट को अगर डाउट हो रहा है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है, वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। पेशेंट अगर डाउट कर रहा है कि लोग उसके बारे में बात करके साजिश रच रहे हैं, घुसर घुसर कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं कि बाहर देखेंगे अभी इसको। तो ये दोनों इंटररिलेटेड हो सकते हैं कि वो रेफरेंस खुद से रिलेटेड मान के और फिर साजिश वाला एंगल आ सकता है। तो ऐसी बातें नहीं करनी है कि मेरे बारे में ही कर रहे हैं, सिंपली अगर इतना लग रहा है तो वो रेफरेंस है। मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, कान में कहा है कि इसका कुछ करेंगे, देखेंगे इसको, वो क्या है, वो प्रोसिक्यूशन है। वो क्या होगा, प्रोसिक्यूशन है। किसी भी फॉर्म में नुकसान पहुंचाने की साजिश रचना प्रोसिक्यूशन कहलाएगा। और सिंपली इतना बिलीव है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस कहेंगे। अरे क्या गुब्बारे फूट रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या डिस्प्लास्टिक हो गया, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक है डिस्प्लास्टिक। तो चारों टाइप याद रखने हैं, एस्थेनिक दुबला पतला, टॉल एंड थिन। वही एथलेटिक मस्कुलर बॉडी बिल्ड वाला है, टेक्निक गोलू मोलू है। और जो डिस्प्लास्टिक है वो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक का, कैसा है, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का है। तुम कौन से हो, मिक्स्ड। सिजोफ्रेनिया के रेस किस वाले को था, किसको था, एस्थेनिक को था, किसको था, एस्थेनिक वाले को था। पिकनिक वाला मूड डिसऑर्डर हो सकता है, पिकनिक वाले को क्या हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स। हो गया, बाकी है, नहीं हुआ। मॉर्फिक और इक्टोमॉर्फिक होते हैं, हुआ। सेल्डन भैया ने बोला एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और इक्टोमॉर्फिक होते हैं। तो सेल्डन ने क्या बोला, एंडोमॉर्फिक। क्या हुआ, क्या ज्यादा हो गया पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन। अब ज्यादा है तो है यार, याद तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्या याद नहीं होगा, ऐसा नहीं, एथलेटिक पिकनिक डिस्प्लास्टिक, क्या याद करना, क्या है उसमें। एंडोमॉर्फिक का मतलब क्या समझ पा रहे हो, एंडो, एंडोमॉर्फिक कैसे वाले हैं कि फैटी राउंड एंड मेसी डेवलपमेंट एंड शॉर्ट मीडियम हाइट। डेवलपमेंट वाले मेसी वाला इधर ही है। ये कैसे वाले, पिकनिक जैसे है। एंडोमॉर्फिक वाले कैसे जैसे है, पिकनिक जैसे है। मेसोमॉर्फिक कैसे है, पावरफुल मसल एथलेटिक वाले हैं, कैसे है, एथलेटिक वाले हैं। इक्टोमॉर्फिक कैसे, टॉल थिन एस्थेनिक वाले हैं, कैसे, एस्थेनिक वाले। तो इतना सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, क्या याद नहीं होगा। एंडो वाले गोलू मोलू है, शॉर्ट टू मीडियम हाइट रहेगी, फैटी रहेंगे, फैटी। डेवलपमेंट है मेसी, बट फैट में डेवलपमेंट है, तो साइड में ग्रोथ है। हाइट शॉर्ट मीडियम ही है। और ये पिकनिक वाले क्लासिफिकेशन से मैच करते हैं। वहीं जो मीजोमॉर्फिक है वो पावरफुल मस्कुलर वाले हैं, एथलेटिक से मैच कर रहे हैं। इक्टो वाले एस्थेनिक से मैच करते हैं, टॉल थिन दुबले पतले हैं। ऐसे क्लासिफिकेशन अभी और 5-7 आएंगे। हो गया, अरे हो गया क्या, फैटी है, मोटो है, मोटू है, मोटू। वही जो मीजो वाला है, ये मस्कुलर शॉर्ट टू मीडियम हाइट है, फैटी है, मोटो है, मोटू है, मोटू। वही जो मीजो वाला है, ये मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप है, मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप वाला है। और इक्टो वाला कैसा है, दुबला पतला है, टॉल एंड थिन वाला है। अब हो गया, क्या बाकी है अभी भी। हम्म? बोलो भाई, गोलू मोलू है, मस्कुलर होता है। और इक्टो वाले कैसे हैं, दुबले पतले, दुबले पतले, दुबले पतले। जंग हो गया, वो की जंग है। जंग थ्योरी ने बोला है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। टाइप ए वाले को बोला इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी नोन एज टाइप ए, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी। तो याद रखना है टाइप ए वाले कैसे हैं, ए पर्सन आर मोर फॉर्मल एंड लेस सोशल इन नेचर, स्लो इन डिसीजन मेकिंग एंड टेक लॉन्गर टाइम टू पुट देयर डिसीजन इनटू एक्शन। ये कैसे लोग हैं भाई, ये वो लोग हैं जो लोगों से घुलते मिलते नहीं है, अपना डिसीजन लेने में बहुत वक्त लगाते हैं और डिसीजन ले नहीं पाते, वो लोग हैं।
दूसरा एक्सट्रोवर्ट वाले हैं, ये सोशल इन नेचर है, खुश मिजाज, आउटगोइंग, लवली, हैप्पी, मोर टॉकेटिव एंड लिव इन प्रेजेंट, फास्ट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, उसको एक्शन में भी बहुत जल्दी लाते हैं और बहुत सोशल और फ्रेंडली नेचर में होते हैं, सोशल और फ्रेंडली नेचर में होते हैं। जो इंसान, इसलिए देख लो फायदा किसमें है। हाँ, इंट्रोवर्ट से कुछ नहीं मिला है। इंट्रोवर्ट क्या है, वो किसी को प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा, तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बताओगे नहीं, पता क्या चल लोगों को भाई तुम्हारे मन में क्या खिचड़ी पक रही है। इसलिए एक्सट्रोवर्ट बनना ही जरूरी है, इंट्रोवर्ट से नहीं होगा मामला। इंट्रोवर्ट अब खुद में ही खोए है, मन में डाउट आया, किसी से पूछना नहीं है क्योंकि इंट्रोवर्ट है। पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि पूछने की इच्छा नहीं करती, मन में विचार आते हैं, वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, कि मुझे यही नहीं आता, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं। इसके कारण इंसान दूसरे के साथ शेयर नहीं करता बातें, तो ये इंट्रोवर्ट है, इसको टाइप ए पर्सनैलिटी बोला है। वहीं जो एक्सट्रोवर्ट वाला है वो टाइप बी है। जब इंसान मन में ही बातें रखेगा और दूसरों के साथ प्रॉब्लम का शेयर नहीं करेगा, तो उसके सॉल्यूशन भी उसकी थॉट तक ही मिनिमाइज रहेंगे, दूसरों के व्यूज, ओपिनियन और सॉल्यूशन एडवाइस लेगा नहीं। तो जब एडवाइस नहीं लेगा तो डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसके थॉट में जितना उसकी एबिलिटी है उतने ही विचार आ रहे हैं और उस हिसाब से डिसीजन ले पाएगा। वहीं एक्सट्रोवर्ट वाला सोशल है, फ्रेंडली है, सोशल है, फ्रेंडली है, खुश रहेगा, लोगों के साथ घुलेगा मिलेगा, प्रॉब्लम शेयर करेगा, तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी अच्छी होगी और जो डिसीजन लिया उसको एक्शन में लाने में भी हेल्प मिलती है, तो ये जल्दी लेता है डिसीजन। तो ये सारी चीजें याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक टाइप ए एंड टाइप बी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो जो इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाए मुश्किल होता है, क्योंकि वो ट्रेड्स ऐसे हैं। इंट्रोवर्ट को हम टाइप ए बोलेंगे। ये इंसान लेस सोशल इन नेचर है, डिसीजन बहुत स्लो लेगा और बहुत लॉन्ग टाइम लेगा डिसीजन को एक्शन में लाने के लिए, क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत आते रहेंगे, क्योंकि और किसी की एडवाइस नहीं ले रहा है, खुद का ही डिसीजन है, तो सही होगा कि गलत होगा डिसाइड करने में ही वक्त लगता है। वही जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो सोशल नेचर में है, फ्रेंडली है, खुश रहता है, दूसरों के साथ शेयर करता है प्रॉब्लम को, तो डिसीजन भी फास्ट हो सकता है और डिसीजन को एक्शन में लाने में भी जल्दी है। नहीं सोचना है, ऐसे सोचोगे तो बेटा याद कैसे होगा, माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है, जैसे बहुत ज्यादा है तो फिर माइंड भी कोई लगेगा वो भी बहुत ज्यादा है, रहने दे। ऐसे नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा क्या है, जितना है सब पढ़ना ही है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ोगे तो ही मामला सेट होगा भाई। शॉर्टकट कुछ नहीं है, सब कुछ डिटेल में ही चाहिए। अब देखो भाई साहब, क्लासिफिकेशन, अब आता है डिसऑर्डर्स। वो तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग बताए। अब आता है डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर में क्या है, क्लस्टर में बांटे हुए हैं, पहले सुनो फिर लिखना। क्लस्टर ए, क्लस्टर ए बी सी में डिवाइड किया है, ए बी सी। क्लस्टर ए वाला क्या होगा, तो क्लस्टर ए वाला कैसा है, ऑड थिंकिंग एंड इसेंट्रिक बिहेवियर, ये क्वेश्चन आता है एक तो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्लस्टर ए में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, ये क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नॉट इंक्लूडेड इन क्लस्टर ए। तब आपको ये तीन नाम होंगे, कोई एक और होगा, एक्सेप्ट हो सकता है। और फिर आता है इस पे कि क्लस्टर ए पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक इज, तो वो कैसे है, ऑड थिंकिंग और इसेंट्रिक बिहेवियर। ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब क्या है, ऑड का मतलब एबनॉर्मल, गलत, एबनॉर्मल और गलत, ऑड लगा है, अजीब। तो ऑड एंड इसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब बिहेवियर, एबनॉर्मल और अजीब बिहेवियर। स्ट्रेंज, इसका सिंपल सा मतलब है स्ट्रेंज और अजीब। कैसे बिहेव कर रहा है ये स्ट्रेंज, और हिंदी में बोले तो अजीब बिहेव करने वाले लोग हैं, अजीब लोग हैं भाई। कैसे लोग हैं ये, अजीब लोग हैं। अब इसमें तीन चीजें आएगी, तीन चीजों को आप शॉर्ट में तीनों का नाम याद रखना है, तो ऐसा याद रखना है 2SP। क्या है, तो दो तो एस के डिसऑर्डर है, एक पी का है, तो 2SP। तो पैरानॉइड तुम सबको पता है, पैरानॉइड का मतलब क्या है, वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया वाले सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे। यहाँ एक्सट्रीमली सस्पिशियसनेस, किसी पे विश्वास नहीं करेगा क्योंकि विश्वास ही धोखा है, सफिशिएंट मानता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, जब ट्रस्ट नहीं करेगा तो रिलेशनशिप भी डिफेक्टिव होंगे। किसी चीज में ट्रस्ट नहीं है तो दूसरों से रिलेशनशिप नहीं हो सकती ना, फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, शादी होगी तो भी भागी जाएगी क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना। ट्रस्ट का मामला सब गड़बड़ा हो जाएगा तो भाई कोई नहीं रहेगा, तो ये पैरानॉइड है, सस्पिशियसनेस। दूसरा आता है आपका सिजोइड। सिजोइड वाला कैसा होगा, तो सिजोइड वाला ऑटिज्म वाला जैसा होगा। कैसा होगा, ऑटिज्म वाला क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ की थॉट, खुद के विचारों में ही, खुद की एक्टिविटी में ही खोया रहता है। ये अलोप, अकेला रहने वाला, किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, खुद के विचारों में ही खोया रहेगा। इमोशनली कोल्ड, इमोशनली कोल्ड का मतलब होता है कि दूसरों के इमोशन से उसको कोई मतलब नहीं है, लोग हाँ हाँ हंस रहे हैं, साइड में गप्पे मार रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बट वो अपने में ही मस्त है, वो अपने विचारों में ही मस्त है, ये सिजोइड है। सिजोटाइपल नाम से क्या समझ रहे हो भाई, टाइपल यानी कि सिजोफ्रेनिया टाइप सिम्टम दिखेंगे। सिजोटाइपल का मतलब है लेसर डिग्री ऑफ सिजोफ्रेनिया बोल सकते हो आप इसको, कि माइल्ड सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया दिखेंगे। और माइल्ड सिम्टम सिजोफ्रेनिया के क्या होता है, बताओ एक आध। अरे मैजिकल थिंकिंग, सिजोफ्रेनिया वाला क्या थॉट है, मैजिकल थिंकिंग, इसका मतलब डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन जैसी थॉट हो सकते हैं। मैजिकल थिंकिंग जहां वर्ड आ जाए वो सिजोटाइपल वाली पर्सनालिटी होगी। फिर आता है आपका क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में याद रखना ये ड्रामेटिक और इरेटिक बिहेवियर वाले, कैसे है, ड्रामेटिक और इरेटिक बिहेवियर वाले क्लस्टर बी में है। और ये NABH से याद रखना है, NABH, हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन का है NABH, वो याद रखना, NABH क्लस्टर बी में आते हैं। अब पहले नाम से दिख रहा है आपको एंटी सोशल। एंटी सोशल कौन, जो सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करे, दूसरों के अधिकारों को हनन करे, वो एंटी सोशल है। एंटी सोशल वो लोग है जो दूसरों को घरों पत्थर मार देते हैं, गाड़ी का कार तोड़ देते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, वो एंटी सोशल है। गली में पी करते हुए हॉर्न बजाते हुए निकालेंगे, बुलेट पट 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 वाली, वो जोर से पट है, वो वाली बुलेट चलाएंगे गली में और इतनी तेज आवाज करेंगे वो वाले। और तुम्हारी जब छुट्टी होती है तो कुछ गाड़ी वाले आते हैं जो टायरों की आवाज करते हैं बाहर, वो ये सब एंटी सोशल में आता है। किस में आता है, एंटी सोशल, जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन और नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। फिर आता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में क्या देखने को मिलेगा, अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल मूड और सेल्फ हार्म बिहेवियर।
यहाँ सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक इसका यही है कि सेल्फ हार्म बिहेवियर। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल मूड है और उस अनस्टेबल मूड के कारण रिलेशनशिप भी अनस्टेबल है। यानी कि भाई साहब मूड है एकदम अनस्टेबल है। टोना बाबू को लेकर कॉफी शॉप में गया लड़का, वहां दोनों खुशी खुशी, बाबू मैं ये पीऊंगी, ये खाऊंगी, ये खाऊंगी है। उसके बाद जैसे ऑर्डर दिया, उसके बाद किसी बात को लेकर तुरंत भड़क गई, तुम चीटर हो, तुम कुछ नहीं, वहां से उठ गए, वो सब फेंक भगा के निकल गई तुरंत। और घर आके फिर सेल्फ हार्म बिहेवियर, यू कट 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 लगा और उसको फोटो भेज रही, देख अब। तो ये कैसा बिहेवियर है? ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है कि अनस्टेबल मूड, अनस्टेबल रिलेशनशिप एंड सेल्फ हार्म बिहेवियर क्या कहलाते हैं? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहलाएंगे। वहीं हिस्टेरियोनिक वाले अटेंशन सीकिंग, जो भी पर्सनैलिटी है ये जो भी पर्सनैलिटी है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, हर चीज में उस पर ध्यान खींचना है लोगों का, और लोगों का ध्यान हिस्टेरियोनिक पर्सनैलिटी वाले क्या कर सकते हैं? जैसे फुल मेकअप करके हैं, सुर्ख लाल कलर की लिपस्टिक, भयंकर लाल भाई साहब, लालम लाल है। उसके बाद हील वाली चप्पल, जिसकी हील इतनी ऊंची और चलेगी तो आवाज आएगी कैसी, ऐसे दूर से सुनाई दे तो 5 आदमी जाके क्या आ रहा है, टक 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 है। कपड़े एकदम चमकीले भड़कीले अलग ही कलर के, चमकने वाले कपड़े, या बहुत ज्यादा शॉर्ट कपड़े, जो भी है अलग अलग कपड़े, कभी यहाँ एंटी में घूमते हैं, कभी पंखे चलते हैं, कभी रिमोट से ऊपर हो जाते हैं है? वो सब हिस्टेरियोनिक पर्सनैलिटी है। क्या है वो? हिस्टेरियोनिक पर्सनैलिटी है। ये आगे तारीफ वाली, तारीफ करो मेरी है, तारीफ करो मेरी, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है कि दूसरे सब नहीं, कुछ नहीं है, दूसरे सब जीरो है, जो हूं मैं ही हूं, और मैं ही हूं इसलिए तुम सब जीरो वाले तारीफ करो मेरी, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहलाती है। सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी, जिसमें दूसरों को कम आंकना, खुद को ज्यादा समझना और हमेशा तारीफ के इंतजार में रहता है कि कोई तारीफ करो बे। फिर आता है अवॉइडेंट, क्लस्टर सी वाले। क्लस्टर सी में वो सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आएंगे जिसमें सीवियर, एंशियस और फियर वाले, एंजाइटी और फियर वाले हैं। अब इसमें क्या नाम दिख रहा है आपको? अवॉइडेंट। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी क्या है कि ये लोग टेंशन और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, फेस नहीं कर पाते, इसलिए उन सिचुएशन को हमेशा अवॉइड करते रहते हैं, ये अवॉइडेंट है। डिपेंडेंट वाला क्या है? उनसे दिख रहा है डिपेंडेंट, दूसरों पे डिपेंड है, हर चीज में पूछेगा दीदी मैं ये कर लूं क्या, दीदी ये कैसे रहेगा, मेरे चेक करना, मैंने फॉर्म भर दिया, सही है क्या, दीदी मैं ये पढ़ रही हूँ, ये ठीक है क्या। ऐसे लोग होते हैं कई जो हर चीज में राय लेते हैं, वो डिपेंडेंट है, उनको हमेशा डर सताए रहता है, वो जिस पे डिपेंड हो जाते हैं उनको हमेशा डर सताए रहता है कि कहीं अकेला ना हो जाऊं। बेटा सो गई है, डिपेंड हो गई खंबे पे, ये खंबा नहीं रहा तो तेरा क्या होगा है? बताओ, डिपेंडेंट बताओ। डिपेंड ऑन अदर्स, जैसे हाँ बोलो, कैसे बोलो, जिसमें आता है वैसे बोलो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मणिपुरी, भोजपुरी है। हाँ, ओके, वेरी गुड। डिपेंडेंस का मतलब सिंपल इतना याद रखना है कि हर डिसीजन में दूसरों की एडवाइस लेना, राय लेना, डिपेंडेंट है। इनको डर सता रहता है कि वो चला गया या चली गई तो मेरा क्या होगा, फिर राय कौन देगा। तो ये वाले पर्सनैलिटी वाले तुरंत रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं हमेशा। तो ये पर्सनैलिटी अगर किसी की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो तो भाई साहब तुरंत तुरंत जिस दिन इधर गुड बाय हुआ उधर अगले को हाय जाएगा। ये डिपेंडेंट होते हैं कि इधर, क्योंकि ये रह नहीं पाते, इनको घुन होने लगती है कि अब मुझे राय कौन देगा, मैं अकेली हो गई या अकेला हो गया, तुरंत कोई ना कोई चाहिए, तुरंत रिप्लेसमेंट, ऑलवेज हरी इन रिप्लेसमेंट और हरी फॉर रिप्लेसमेंट। तो और कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है तो तुरंत रिप्लेसमेंट चाहिए डिपेंडेंट वालों को। इसके अलावा ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी है, इनको परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी और कंप्लीमेंट पर्सनैलिटी बोलते हैं। ये इंसान एक ही काम को बार बार करता है, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कहीं गलत है फिर करेगा, गलत है फिर करेगा, क्योंकि परफेक्ट करना चाहता है, और परफेक्ट करने के चक्कर में एक ही काम को बार बार करेगा, और बार बार करेगा तो काम डिले होगा। काम क्या होगा? डिले होगा। उसको कैसे याद रखोगे? ठीक है, किसे याद रखोगे? ए डू याद रखोगे या कैसे याद रखोगे? डी ए ओ याद रखोगे, जैसे याद रखना रख सकते हो इसको, एडीओ याद रख सकते हो, एडीओ, डीएओ हो सकता है। तो अब तुम क्लस्टर ए बी सी छाप लो, तुम चुप करो। हाँ, है बेटा, इसको साफ करूं, ये शुक्र लाल, क्यों इससे क्या नहीं दिख रहा मेरे को बताना एक बार, इससे कौन सा देगा कॉन्फ्लिक्ट? कई लोगों ने साथ साथ लिख दिया था, उनके मुंह से ना लिखो रे लकड़ है। क्लस्टर ए में याद रखना है पैरानॉइड, सिजोइड एंड सिजोटाइपल। पैरानॉइड वर्ड से आपको पता है, पैरानॉइड वाला है सस्पिशियस, किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, विश्वास ही धोखा है, इसलिए विश्वास नहीं करने का। अब जब विश्वास नहीं करेगा तो कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएगा। फिर आता है आपका सिजोइड वाला, सिजोइड वाला खुद में खोए रहने वाला है, खुद के विचारों में ही खोया रहेगा, खुद के विचारों में ही खोया रहेगा। वहीं जो सिजोटाइपल है, ये लेसर डिग्री ऑफ सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखेंगे, यहाँ एबनॉर्मल थॉट, एबनॉर्मल परसेप्शन, एबनॉर्मल बिहेवियर, मैजिकल थिंकिंग जैसे सिम्टम दिखेंगे। इसके अलावा क्लस्टर बी में याद रखना है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी क्या होगी? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जो दूसरों को कम आती है, खुद को ज्यादा समझती है, और हमेशा तारीफें सुनना पसंद करते हैं। क्या तारीफ? तारीफ क्या करूं, उसकी नहीं, खुद की करवाना चाहेगा तारीफ, तो खुद की तारीफ तारीफ तारीफ। फिर आता है हिस्टेरियोनिक, हिस्टेरियोनिक अटेंशन सीकिंग वाला है, जुल्फी जुल्फी, हाँ राखी, जुल्फी की बड़ी बहन राखी सावंत है। इसके अलावा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, अनस्टेबल मूड, अनस्टेबल रिलेशनशिप और सेल्फ हार्म बिहेवियर, सेल्फ हार्म बिहेवियर वाले हैं। एंटी सोशल है, सोसाइटी के नो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, दूसरों के अधिकारों की चिंता नहीं करते ये लोग, आवाज करेंगे, क्लास में दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। इसके बाद जो आता है क्लस्टर सी वाले, वो एंशियस एंड फियरफुल है, एंशियस एंड फियरफुल इन नेचर वाले हैं। अवॉइडेंट वाला उस सारी सिचुएशन को अवॉइड करता है जिसको वो हैंडल नहीं कर पाता।
इसके अलावा डिपेंडेंट वाला दूसरों पे डिपेंडेंट है, हर डिसीजन में एडवाइस चाहिए, हर डिसीजन मेकिंग में एडवाइस चाहिए। दीदी मेरे आज बाल कैसे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं क्या, एकदम से कर लूं क्या, क्यों कर लूं क्या? दीदी ये टी शर्ट देखो कैसी है, चप्पल दीदी ये ठीक रहेगी क्या, चप्पल क्या दूसरी पहन लूं, अरे दीदी आज नहाऊं या नहीं नहाऊं। तो हर चीज में दूसरों की एडवाइस है। अरे बालिका कहा हुआ है, तुम दोनों जब से चपर चपर कर रहे हो, क्या दिक्कत आ गई है, कुछ कहना चाहते हो, लिखो 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 लिखो। कुछ याद हो गया क्या, तो हिम्मत करो, याद करो, दिमाग पे जोर लगाओ। अरे वो शेर में तो पांचों आ गए। कुछ न्यू लर्निंग और एक्सपीरियंस करना चाहता है। फिर आता है कंसाइटियसनेस, कंसाइटियसनेस का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन में रहने वाला है। फिर ई से क्या है, एक्स्ट्रावर्जन, सोशल फ्रेंडली टॉकेटिव वाली। उसके बाद एग्रीबलनेस, एग्रीबलनेस का हेल्पफुल इन नेचर वाला है, सोशल एंड हेल्पफुल इन नेचर है। फिर न्यूरोटिसिज्म, हाँ तुम हेल्पफुल हो बहुत, न्यूरोटिसिज्म वाले डिग्री ऑफ मूड स्टेबिलिटीज, डिग्री ऑफ मूड स्टेबिलिटी और इमोशन स्टेबिलिटी देखते हैं अलग अलग सिचुएशन में और एंजाइटी डिसऑर्डर में। ठीक बात है। तो क्लस्टर एबीसी याद हो जाएंगे। ए वाले को हम ऑड थिंकिंग प्लस इसेंट्रिक बिहेवियर वाले बोलेंगे, क्लस्टर बी वाले को हम ड्रामेटिक एंड इरेटिक बोलेंगे, एंड क्लस्टर सी वाले को हम एंसियस एंड फियरफुल बोलेंगे, एंसियस एंड फियरफुल। चलो हो गया। क्लस्टर ए में पहला पैरानॉइड, पैरानॉइड वाला क्या है भाई साहब, डू नॉट बिलीव ऑन अदर्स, किसी पे विश्वास नहीं करेगा। पर्सन हैव सस्पिशियस एंड आर्गुमेंटिव बिहेवियर, हमेशा शक करेगा और आर्गुमेंट करेगा। पर्सन शोज टेंस एंड इरिटेबल इन नेचर बिहेवियर, हमेशा टेंशन में रहेगा और इरिटेबल रहेगा। इसके अलावा सस्पिशियस अबाउट पार्टनर चीटिंग, टोना बाबू चीट करता है या करती है, ये विचार चलता रहेगा दिमाग में। क्या हुआ भाई, मैं थोड़ी कर रहा हूँ ऐसा, ये इंसान करेगा। अब कुछ लोगों को मैं ये टोना बाबू वर्ड बोलता हूँ उससे चिढ़ है, तो मैं क्या करूं भाई। ड्रेसिंग, थॉट, बिहेवियर सब abnormal, घर आता तो तुम चिक चिक करती, इसलिए ये दिमाग की शांति के लिए कहीं और जाके सोया है कोई। अब भाई साहब वो पूरी रात नहीं सोई, भाई तो पार्टी शाम। तो बस अगर इससे पाला, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, स्टेबिलिटी देखते हैं अलग अलग सिचुएशन, इसेंट्रिक हो गया। क्लस्टर ए में पहला पैरानॉइड, पैरानॉइड वाला क्या है भाई साहब, डू नॉट बिलीव ऑन अदर्स, किसी पे विश्वास नहीं करेगा। पर्सन हैव सस्पिशियस एंड आर्गुमेंटिव बिहेवियर, हमेशा शक करेगा और आर्गुमेंट करेगा। पर्सन शोज टेंस एंड इरिटेबल इन नेचर बिहेवियर, हमेशा टेंशन में रहेगा और इरिटेबल रहेगा। इसके अलावा सस्पिशियस अबाउट पार्टनर चीटिंग, टोना बाबू चीट करता है या करती है, ये विचार चलता रहेगा दिमाग में। क्या हुआ भाई, मैं थोड़ी कर रहा हूँ ऐसा, ये इंसान करेगा। भाई कि इंसान किसी पे विश्वास नहीं करेगा, आर्ग्यूमेंटिव और सस्पिशियस रहेगा, इरिटेबल रहेगा, पार्टनर चीट करता है ऐसा हमेशा उसके माइंड में चलेगा। अभी कहाँ गई होगी, किससे बात कर रही होगी, कर रहा होगा, हमेशा ऐसे ख्याल दिमाग में घूमते रहना पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। कि वाली या उसका वाला ही विश्व सुंदरा या सुंदरी है, पूरी दुनिया उसी को देख रही है, ऐसा नहीं है ना भाई, और भी तो दुनिया है? और भी तो दुनिया है, तो जरूरी नहीं है ना सारे उसी को देखेंगे। तो ऐसा सोच का मामला है सिर्फ, हम्म नहीं जा सकता। तो बस अगर इससे पाला ना हो ऑफिस में फोटो भेजो, अच्छा फोटो, ठीक बात है। ऐसा होता है, मेरे वार्ड में ही एक स्टाफ है, उसकी वाइफ उसको दिन में ड्यूटी पे होता है, तो हर 15-20 मिनट एक बार हमारे वार्ड का जब मेरा प्रमोशन हुआ था, हमने उसकी पार्टी रखी थी, तो उसकी वाइफ का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, उसको डाउट करती है। तो फिर उसने बोला सर मेरा नाइट ड्यूटी है, ऐसा बोल देना, आपके पास कॉल आएगा। उसको ये भी पता है कि इसकी महीने में 6 नाइट आती है, और 6 नाइट वो कर चुका था। तो उसने बोला घर पे मेरी नाइट है आज, क्योंकि पार्टी में आने नहीं देगी, अदरवाइज तो पार्टी शाम को थी। तो उसने तुरंत कॉल किया, सर 7 नाइट कैसे हो सकती है, सर मैं महेंद्र की वाइफ बोल रही हूँ, ये कह रहा है इसकी नाइट है, नाइट तो 6 ही होती है। अरे मैंने कहा इस बार 7 हो गई, तो ठीक है चलो मान लिया उसने तब तो। उसके बाद पार्टी वार्टी खत्म हो गई, तो पार्टी में उसने थोड़ा बहुत बियर पी ली होगी, तो वो घर नहीं गया, क्योंकि घर पे वो ज्यादा लड़ती फिर अगर जाता तो वो दोस्त के रूम पे रुक गया। अब उसने इतने वीडियो कॉल किए रात भर किए, अब उसने जो बियर पी के माइंड को सेट किया था, उसने सोचा अब इसको खराब नहीं करूंगा, और पीने के बाद थोड़ी हिम्मत आ जाती है, तो उसने कहा छेड़े करती रहेगी, फोन बंद करके और सो गया। अब भाई साहब वो पूरी रात नहीं सोई। उसके बाद सुबह जैसे ही वो ड्यूटी खत्म होने वाले टाइम पे वहां दोस्त के रूम से उठ के घर गया, भाई साहब घर में आंटी कहाँ कहाँ थे रात, मुझे भी लेके चलो साथ, बताओ तुम यहाँ थे, हॉस्पिटल लेके चलो, वार्ड में आई, वहां स्टाफ से पूछा, स्टाफ ने तो बोल दिया, उनको सबको पता था, स्टाफ ने बोल दिया नाइट ड्यूटी से गया।
उसके बावजूद मानी नहीं, वहां बैठी रही, मैं पहुंचा 7:45 तक, तो वहां बैठी बता रही, बताओ ये नाइट ड्यूटी में नहीं था, ये रात को किसी लड़की के साथ था। तो मैंने उसको सीधा ऐसे ही बोला, मैंने कहा इसकी शक्ल देख, क्या कोई लड़की इसके साथ आ सकती है क्या? बोला नहीं सर, आपको पता नहीं है ये कैसा है। फिर मैंने उसको बिठाया, मैंने बताया कि ये कहीं नहीं गया था, इसने पार्टी में बियर पी ली थी, घर आता तो तुम चिक चिक करती, इसलिए ये दिमाग की शांति के लिए कहीं और जाके सोया है। कोई लड़की वड़की कुछ नहीं थी। किसके कमरे पे सोया? उस स्टाफ के कमरे पे गई। अब इतनी अकल नहीं है, अगर लड़की थी भी तो अब तक वहां थोड़ी रहेगी भाई, और फिर भी गई। तो ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, जिसको जाना होगा वो किधर भी जाएगा। ठीक है। हम्म, जो गया वो अपना नहीं, और जो अपना है वो जाएगा नहीं, तो ठीक है। कैन नॉट मेक इफेक्टिव रिलेशनशिप विद अदर। इसके अलावा पर्सन वांट्स टू लिव अलोन। कैसा है ये? अकेला 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 पसंद है, दूसरों से डिटेच रहेगा और इमोशनली कोल्ड है, दूसरों के इमोशन को ना समझेगा ना मतलब है उसको, क्योंकि वो खुद में ही खोया हुआ है। चूज हॉबीज एक्टिविटी एंड जॉब दैट आर सॉलिटरी इन नेचर। सारी एक्टिविटी वो चुनेगा जिसमें मैक्सिमम अकेला ही कर सके, सारे काम हॉबीज नेचर सारे ऐसा चुनेगा वो जिसमें वो अकेला कर सके, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना ना पड़े, सारे ऐसे वाले काम रहेगा ये। सॉलिटरी क्या होता है बेटा? सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला वाला। सॉलिटरी प्ले कौन करता है? चाइल्ड के प्ले है ना, इन्फेंट और टॉडलर कैसे प्ले करता है? तो सॉलिटरी प्ले का मतलब होता है अकेला खेल रहा है अपने खिलौने से। एक होता है पैरेलल प्ले, एक होता है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी का मतलब अकेला खेल रहा है, पैरेलल प्ले का मतलब होता है अकेला खुद के खिलौने से तो खेल रहा है, बट इधर दूसरा बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है, उसको देख के ही उसके पैरेलल में वो खुद खेल रहा है, वो पैरेलल प्ले है। पैरेलल प्ले टॉडलर करता है, सॉलिटरी प्ले इन्फेंट करता है। सॉलिटरी कौन करता है? इन्फेंट करता है। मीडियम पढ़ोगे तुम वैसे। सिजोइड वाला अकेला वाला है। ये सारे काम एक्टिविटी जॉब हॉबीज सारे ऐसे ही चूज करेगा जिसमें दूसरों के साथ की जरूरत ना पड़े, अकेले से काम चल जाए, सारे वही काम को चूज करेगा क्योंकि इसको अकेला रहना पसंद है, इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। कुछ स्पीड से लिखने वाले लोग अभी भी लिख रहे हैं। पसंद करेगा, और जब अकेला रहना पसंद है तो दूसरों से रिलेशनशिप ऑटोमेटिक नहीं रखेगा, सारी एक्टिविटी वो चूज करेगा जिसमें दूसरों की जरूरत ना पड़े, दूसरों की जरूरत ही ना पड़े। सेम इसी लाइन से ये एमसीक्यू आया हुआ है, इसमें कैसे आता है ये सेम। ए पर्सन हु वांट्स टू लिव अलोन, इमोशनली डिटैच्ड और इमोशनली कोल्ड। कौन सी टाइप की पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो आपको याद रखना है, जहां अलोन आ गया तो ऑटिज्म याद रखना है, ये ऑटिज्म वाले जैसी पर्सनालिटी है। ऑटिज्म वाला भी अकेला रहता बच्चा, खुद में खोया रहता है, फ्रेंड्स नहीं बनाता, फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलता। फिर आता है आपका सिजोटाइपल है, हिडन सिजोफ्रेनिया नाम से जाने जाने वाली पर्सनैलिटी है। यहाँ सारा एबनॉर्मल चीज होगा, माइल्ड सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक एबनॉर्मल ड्रेसिंग, थॉट, बिलीव, स्पीच और बिहेवियर सब एबनॉर्मल होंगे। इसके साथ साथ ऑड परसेप्शन होगा, सच एज हियरिंग ए वॉइस, विस्परिंग योर नेम। ऐसी आवाज सुनाई देती है कि कोई उसकी आवाज नाम लेके घुसर घुसर कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाया? ये सेंटेंस क्या है कि हियरिंग ए वॉइस, विस्परिंग योर नेम, ये कौन सा क्या डिसऑर्डर है ये? ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। तो इतना का सोते हुए सुन रहा है ना कि आपका नाम कोई ले रहा है धीरे धीरे आवाज में, इसका मतलब है ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। इसके अलावा इमोशंस फ्लैट हो सकते हैं या इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं। सोशल एंजाइटी एंड लैक ऑफ और डिस्कम्फर्ट विद क्लोज रिलेशनशिप में दिक्कत रहेगी। मैजिकल थिंकिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिलीव दैट यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल एंड इवेंट्स विद योर थॉट। मैजिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे पावर है, आइडियाज है, विचार है, जिससे वो लोगों के विचार बदल सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है, इंप्रेस कर सकता है। ये वाले थॉट्स आएंगे। तो सिजोटाइपल पर्सनैलिटी, जिसको हम हिडन सिजोफ्रेनिया बोल सकते हैं, यहाँ परसेप्शन के एरर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एबनॉर्मल ड्रेसिंग, थॉट, बिहेवियर सब एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। इमोशन भी एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, या फ्लैट हो सकते हैं या इनएप्रोप्रिएट टू सिचुएशन हो सकते हैं। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट और इमोशन क्या होता है बेटा? कोई बताएगा हमको? नहीं बताओगे? सिर्फ लिखोगे? हाँ बेटा। हाँ हाँ, वो ठीक। मूड इनकॉन्ग्रुएंट इनएप्रोप्रिएट है। इनएप्रोप्रिएट का मतलब है सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना होना, जैसे किसी के अंतिम संस्कार में गया है और वहाँ हा, हा, मर गया सारा, ये इनएप्रोप्रिएट है। या फिर किसी की शादी में जा रहा है रोते हुए, शादी हो गई इसकी, वो सिर्फ और सिर्फ कोई उससे रिलेशन वाले की हो रही हो, पर्सनल रिलेशनशिप वाले की, चाहे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो छुप के रो सकता है वो, ऐसे पब्लिकली नहीं रोना है, बुरा लगेगा। हाँ, मालिक को याद करके ही तो रोएगा, मालिक इमोशन बाहर लाएगा। क्लस्टर ए में पैरानॉइड था, जो सस्पिशियसनेस है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, जब ट्रस्ट नहीं करेगा तो रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। इसके अलावा दूसरा जो देखा सीजोइड था, सीजोइड वाला क्या करेगा? अकेला रहेगा, अकेला, सारी एक्टिविटी अकेले वाली चूज करेगा क्योंकि उसको अकेला रहना पसंद है। तीसरा सीजोटाइपल है, यहाँ सिजोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एबनॉर्मल थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन सब एबनॉर्मल होंगे। मैजिकल थिंकिंग कर सकता है, और इमोशन इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं या फ्लैट हो सकते हैं। क्या होता है बेटा फ्लैट? इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होगा। वो है फ्लैट। ब्लंट का मतलब है डिक्रीड इमोशनल रिस्पॉन्स। वही लेबाइल इफेक्ट का होगा पांडे जी? हाँ, वेरी गुड, मूड स्विंग हो जाना, कभी खुशी कभी गम है, हंसते हंसते ही हाँ, ये क्या है? लेबाइल इफेक्ट है, लेबाइल चेंजिंग इफेक्ट। हो गया?
क्लस्टर बी ड्रामेटिक, ड्रामेटिक दूसरे वर्ड में इसको हम बोलते हैं इरेटिक। अब इसमें नार्सिसिस्टिक आगे की तारीफ करो बे तारीफ करो। यहाँ इंसान को ऐसा लगता है वो स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दूसरों से ज्यादा वैल्यू रखता है, तारीफें करो, हमेशा सोचता रहता है उसके पास पावर है, सक्सेस है, वो अट्रैक्टिव दिखता है या दिखती है। ऐसे लोग बहुत होते हैं, रियल लाइफ में बहुत देखे हैं हमने। इसके अलावा फेलियर टू रिकॉग्नाइज अदर्स नीड एंड फीलिंग, दूसरों की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी सोच क्या है, फीलिंग क्या है, उससे उसको मतलब नहीं है। इसके अलावा बहुत एग्जैगरेशन ऑफ अचीवमेंट्स एंड टैलेंट, भाई साहब जो अचीव किया है उसको बहुत बड़ा करके बताने में मजा आता है उसको, और ऐसा बता के, और जब सामने वाला तारीफ करे ना तो कलेजे में ठंडक पड़ जाती है इसके बैंगर। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेज एंड एडमिरेशन, हमेशा उम्मीद रखता है कि लोग लगातार उसकी तारीफ को पुल बांध दे, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करे, ये वाली पर्सनैलिटी है। इसके अलावा अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ फेवर एंड एडवांटेज, ऑफन टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ की, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ फेवर एंड एडवांटेज, हमेशा ऐसी उम्मीद रखता है कि वो स्पेशल है इसलिए लोग उसका फेवर करेंगे, और जब लोग उसका फेवर करेंगे तो वो बहुत सेल्फिश है, वो दूसरों का फायदा ही उठाता है, दूसरों का फायदा उठाएगा हमेशा, तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स। तो ये सारी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के अंदर आएंगे। तो नार्सिसिज्म का मतलब यही है कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी, जिसमें खुद को बहुत पावरफुल समझना, ग्रैंडियोसिटी जैसा है। कैसा है? ग्रैंडियोसिटी जैसा है, खुद को बहुत ऊपर मानना, दूसरों को इंफीरियर मानना, खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानना, नॉलेजेबल मानना, या उसको लगता है वो बहुत सक्सेसफुल है, उसने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ऐसी फीलिंग से आ सकती है कि पावर का हो सकता है, सक्सेस का हो सकता है, अट्रैक्टिवनेस का हो सकता है, टैलेंट का हो सकता है, कुछ भी ऐसी फीलिंग को आना नार्सिसिज्म कहलाता है। और ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। कौन सी पर्सनैलिटी है? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। उसकी करूं बताओ, चाहे इंसाफ होगा। तो तारीफ पे तारीफ करने वाला इंसान, जिसको लगता है हर कोई उसकी तारीफ कर दे, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। जो शक करता है, डाउट करता है, विश्वास नहीं करता, वो पैरानॉइड है। और जो अकेले में खोया रहता है, दूसरों से मतलब नहीं, इमोशनली कोल्ड है, वो सिजोइड है। और जिसके परसेप्शन, थॉट, बिहेवियर सब एबनॉर्मल है, मेडिकल थिंकिंग है, हेलुसिनेशन हो सकता है, वो सीजो टाइपल है। याद आ जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कल अच्छे से पढ़ के आना एग्जाम के लिए। और एग्जाम में आपको एंटी डिप्रेशन से लेके है ना, हाँ, पढ़ ही लोगे, इतना क्या दिक्कत है।